यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने न्यू चैप्टर को स्टार्ट किया था भाई, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन क्या है, मतलब क्या, हम लोग भाई अपने ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हैं, जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। तो अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें भाई, तो ये लेंथ के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपेसिटेंस भी लेंथ के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडक्टेंस भी, कंडक्टेंस भी, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना काफी इजी है भाई, और रेजिस्टेंस एक बार निकाल लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कंडक्टेंस भी आपका निकल जाएगा इजी वे में। हम लोग को भाई सबसे ज्यादा जो चैलेंज फेस करना पड़ता है ये दोनों के लिए, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले इंडक्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। इंडक्टेंस कैसे एक तरीके से निकाला जाता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब क्योंकि भाई हम लोग को पता है कि जो पावर हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं ये हमेशा एसी में भेजा जाता है, ठीक है। और एसी जब आप पढ़ेंगे तो एसी में भी हम लोग क्या आ रहा है, सिंगल फेज आ रहा है और 3 फेज आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे एक सिंगल वायर के चलते, ठीक है। यानी एक सिंगल कंडक्टर है, इसके अंदर मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है भाई, तो इस करंट के चलते इधर आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्योंकि करंट भाई मेरा कैसा है, di/dt नेचर का, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, साइनोसोडियल है ना। तो जो फ्लक्स बनेगा ये फ्लक्स भी मेरा d/dt नेचर का होगा। ये फ्लक्स क्योंकि भाई चेंजिंग है तो सीधी सी बात है, इसके पास एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इस ईएमएफ के चलते मेरा एक करंट फ्लो होगा, जो कि इस करंट को, यानी जो मेन करंट फ्लो हो रहा है भाई, इसको ये अपोज करेगा। यही तो, कितना अपोज करेगा, 10% करेगा, 20% करेगा, 50% करेगा, यही तो इंडक्टेंस है। समझ में आया? बेसिक इलेक्ट्रिकल में सारा का सारा चीज बताया हुआ है आपका। तो आज के सेशन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास एक सिंगल वायर है या फिर एक सिंगल कंडक्टर है तो सिंगल कंडक्टर के चलते इंडक्टेंस कितना आएगा। उसके बाद फिर हम लोग सिंगल फेज कहने मतलब क्या, एक तो आपका इनकमिंग यानी जिसमें करंट जाएगा भाई, जैसे घर है तो घर में क्या होता है भाई, 2 वायर आता है ना। सिंगल फेज कहीं पे भी बात हो रही भाई तो सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम होता है हमेशा। एक वायर आएगा जो कि करंट को लेकर के आएगा, मान लेते हैं 10 एम्पियर, है ना। और ये फिर मान लेते हैं यहाँ पे एक बल्ब लगाया, फिर आयरन लगाया, कुछ भी लगा रखा है, तो ये वापस 10 एम्पियर ले जाने के लिए दूसरा वायर जाएगा, है ना। तो सिंगल फेज के चलते कितना इंडक्टेंस आएगा वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग भाई देखेंगे कि अगर आपके पास 3 फेज का एक तरीके से ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके चलते आपका यहाँ पे इंडक्टेंस कितना आएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका भाई मास्टर सेशन होने वाला है, और ये समझिए चैप्टर नंबर 9 के लिए ये आपका बैकबोन है। अगर आपने इस लेक्चर को स्किप कर दिया तो भाई आगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। और अभी हम लोग इंडक्टेंस को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भाई अगर मैं बेसिक फार्मूला लिखूं इंडक्टेंस का, जो हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में देखा है, इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, N∅/I। जहाँ पे ये जो N∅ है इसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं साई, जिसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। इसको बोला जाता है फ्लक्स लिंकेज। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा हम लोग को इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का, फर्स्ट स्टेप है कि भाई मेरे को फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करना है। और फ्लक्स लिंकेज को भी अगर मैं तोड़ के दिखाऊंगी, फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू क्या है, N/∅ है। तो सबसे पहले मेरे को भाई N जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो भाई इजी है, ये हम लोग को पता चल जाएगा। हम लोग को यहाँ पे मेन चैलेंज है फ्लक्स निकालना। तो फ्लक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग को पता है फ्लक्स डेंसिटी यानी B इक्वल टू होता है φ/एरिया। तो भाई φ इक्वल टू क्या आ जाएगा, B × एरिया। समझे? तो फ्लक्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा B × एरिया, यानी सबसे पहले मेरे को B का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो B निकल जाएगा तो सीधी सी बात है, B को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स निकल जाएगा। और भाई अभी थोड़ा सर्दी हो गया यार, क्लाइमेट चेंज होने के कारण। ओके, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा लेक्चर में। तो अभी B आपने एक बार निकाल दिया भाई, है ना। B पता चल जाएगा तो एरिया से मल्टीप्लाई करें, फ्लक्स पता चल गया, और फ्लक्स को फिर हम लोग नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को साई पता चल जाएगा, यानी फ्लक्स लिंकेज पता चल जाएगा। और फिर फ्लक्स लिंकेज को अगर आप करंट से डिवाइड कर देंगे, फ्लक्स लिंकेज को, है ना, ये लिखा है ना L इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज/I। तो फ्लक्स लिंकेज आपने एक बार निकाल लिया तो उसको करंट से डिवाइड कर देंगे तो मेरे को इंडक्टेंस पता चल जाएगा। तो भाई मेरे पास जो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है ये B निकालना, ठीक है। तो B निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर। एक बार मैं यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल का भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग सीधे सीधे अपने इस वाले पेज पे आ जाएंगे।
तो लास्ट वाले सेशन में भाई मैंने आपको ओवरऑल समरी दिया था, एक कहानी बना के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ओवरऑल आपके दिमाग में भाई स्टोरी बन जाए कि हम लोग जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टडी करते हैं भाई, तो हम लोग यहाँ पे दो तरीके का फील्ड पढ़ना होता है। एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कहीं पे भी चार्ज होगा तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने चारों ओर क्या होगा, आपका इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को या फिर इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, गॉस लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, गॉस लॉ। क्लियर हो गया। और इसी के अंदर क्योंकि भाई इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ना होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक और थ्योरम है जो कि हम लोग कूलॉम्स लॉ बोलते हैं, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन के मैग्नीट्यूड को बताता है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई E0 ER R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है, मतलब चार्ज से रिलेटेड है, और चार्ज जब भी आप पढ़ेंगे भाई तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक तो आपको गॉस लॉ पढ़ना होता है और दूसरा आपका कूलॉम्स लॉ पढ़ना होता है। अब इसी तरीके से भाई मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है कि भाई अगर कोई वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो अपने चारों ओर क्या करेगा, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। तो आपसे कोई पूछ दे भाई कि इस वायर से मान लेते हैं x मीटर दूरी पे, मान लेते हैं P पॉइंट है, तो उस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो लॉ पढ़ते हैं भाई, ये पहला है हम लोग का बायो-सेवर्ट लॉ। यहाँ पे T साइलेंट होता है, ओके, बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, ये तो पहला लॉ हो गया। और दूसरा होता है भाई एम्पियर-सर्किटल लॉ। ओके, एम्पियर-सर्किटल लॉ। तो अभी सबसे पहले ओवरऑल मैं आपको समरी दे रहा हूँ बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, उसके बाद इसी से रिलेटेड आपका एम्पियर-सर्किटल लॉ है। ओके, तो एक बार ये दोनों समरी देख लेंगे तो आपको भाई इंडक्टेंस कैलकुलेट करने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है भाई, इसके अंदर सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट किया गया है। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है कि भाई मान लेते हैं मेरे पास एक रैंडम लेंथ का वायर, ठीक है, कुछ भी लेंथ हो सकता है, 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी। हम लोगों ने एक रैंडम वायर लिया है, इसके अंदर मान लेते हैं भाई मेरा करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर। अब बायो-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है भाई कि भाई ये जो वायर है, ये वायर जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा मैं लेंथ यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ये छोटा सा मैंने लेंथ कंसिडर कर लिया, ये लेंथ मान लेते हैं मेरा DL लेंथ है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा है भाई, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इसी छोटे छोटे लेंथ से, यानी ऐसे ही छोटे छोटे लेंथ से मिल करके ये पूरा का पूरा वायर बना हुआ होगा, समझ रहे हैं, इस तरीके का छोटा छोटा DL लेंथ का, है ना, वायर से, मतलब छोटे छोटे DL लेंथ से पूरा का पूरा वायर बना होगा भाई। क्लियर हुआ। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि आप देखिए ना, पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ भाई। ये हम लोगों ने एक छोटा सा DL लेंथ लिया, तो भाई क्योंकि ये वायर के अंदर जो करंट फ्लो रहा है I एम्पियर, तो इस छोटे से DL लेंथ के अंदर भी क्या होगा, I एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस छोटे से लेंथ के कारण मान लेते हैं R डिस्टेंस पे, ये मान लेते हैं P पॉइंट है, तो इस छोटे से DL लेंथ के कारण जिसके अंदर करंट मेरा फ्लो हो रहा है I एम्पियर, और R डिस्टेंस की दूरी पे इस P पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना हो तो मैग्नेटिक फील्ड आप बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। समझ में आया। और क्योंकि अभी जस्ट बताया कि पूरा का पूरा लेंथ क्या ऐसे छोटे छोटे DL लेंथ से मिलकर के बना हुआ है, तो अगर आप भाई किसी तरीके से इस छोटे से लेंथ के कारण इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख जाते हैं, या फिर एक बार आपने निकाल लिया, तो सीधी सी बात है इस DL यानी यहाँ पे जो भी आपका स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा भाई इस छोटे से लेंथ के कारण, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दे, कहाँ से लेके कहाँ तक, मान लेते हैं इसका जो लेंथ है A से लेके B तक है ना, तो A से लेके B तक अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इस पूरे वायर के चलते इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरीके से मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो बायो-सेवर्ट लॉ ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके ये देखा भाई कि इस छोटे से DL लेंथ के कारण यहाँ पे जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, स्मॉल क्योंकि भाई ये छोटा सा DL लेंथ लिया है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे छोटा सा बनेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ऊपर, कि भाई अगर आपने वायर के अंदर का करंट बढ़ाया तो भाई ये जो फ्लक्स मिल रहा है इस P पॉइंट पे ये भी बढ़ जाएगा, घटाया तो ये भी घट जाएगा। क्लियर हुआ। सेकंड इन्होंने बोला कि भाई अगेन
जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल लेंथ के ऊपर, यानी ये जो लेंथ है इसका अगर आपने साइज बढ़ा दिया तो सीधी सी बात है ये फ्लक्स भी एक तरीके से बढ़ जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पी पॉइंट पे, इस छोटे से डीएल लेंथ के कारण, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के ऊपर। और जहां पे जो थीटा है भाई, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन, यहां पे थोड़ा सा मैं मिटा के लिखता हूं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, फ्रेश तरीके से बनाते हैं। ये थीटा क्या है इसको समझिए कि भाई ये मेरा रैंडम वायर था, तो यहाँ पे मैंने एक डीएल लेंथ ले लिया छोटा सा, ये मेरा डीएल लेंथ है, यहाँ से मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस की दूरी पे, और ये डिस्टेंस हम लोग वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, यहाँ पे आर वेक्टर है मेरा, ये पी पॉइंट है। तो ये जो डीएल लेंथ लिया भाई, तो डीएल लेंथ का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मैं ले लूँ तो डीएल लेंथ क्या होगा, इसके ऊपर टेंजेंशियली हो जाएगा, ऐसे टेंजेंशियली जाएगा डीएल लेंथ, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। और ये जो आर वेक्टर इस डायरेक्शन, इनके बीच में जो एंगल बनता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल है थीटा यहाँ पे, ये किसके किसके बीच का होता है, लेंथ डीएल और ये जो आपका डिस्टेंस है आर, उसके बीच का ये एंगल होता है। और अभी अगर आप देखें यहाँ पे भाई, अब आप बोलिए यहाँ पे cos थीटा क्यों नहीं बना, क्योंकि भाई जैसे अभी देखिए, अभी क्या है, ये एंगल क्या है, थोड़ा 90 से या फिर कहीं अप्रॉक्स 90 के बराबर है ना, यहाँ पे रफ डायग्राम में दिखा रहा हूँ। तो भाई अगर ये 90 हो गया तो साइन 90 यहाँ पे डाल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल क्या है पहले समझिए, फिर उस पर एंगल पे बात करते हैं। तो पहला हो गया भाई, जो फ्लक्स डेंसिटी है या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली करंट के ऊपर, डीएल लेंथ के ऊपर, साइन थीटा के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये पॉइंट इस कंडक्टर से कितना दूरी पे है, समझ में। आर जहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस है भाई पी पॉइंट का इस कंडक्टर से, ओके। और इन सब को अगर आप एक साथ मर्ज कर देंगे तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके ऊपर, करंट के ऊपर, डीएल लेंथ के ऊपर, साइन थीटा के ऊपर, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। क्योंकि भाई ये प्रोपोर्शनल सिंबल है तो इसको आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, है ना। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये हो जाएगा के इंटू के, जहाँ पे कांस्टेंट है, आइडियल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या है, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे अभी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो समझ लीजिए कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग का एप्सिलॉन यूज किया जाता है, ई नॉट इंटू ई आर, जिसको हम लोग ई बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। और वही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भाई हम लोग को पढ़ना होता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जहाँ पे म्यू क्या है, ये परमिएबिलिटी, ठीक है। तो जो k है भाई, इस k का यहाँ पे है म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, ये मेरा कांस्टेंट k का वैल्यू होता है, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और ये है मेरा रिलेटिव परमिएबिलिटी। यानी यहाँ पे मान लेते हैं भाई ये जो वायर रखा हुआ है, ये जो मीडियम है, किस मीडियम में रखा है, मान लेते हैं एयर में रखा हुआ है, चारों ओर एयर है एक तरीके से, तो भाई म्यू आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू, यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा ये क्या हो जाएगा, के क्या लिखा है, म्यू नॉट इंटू, ये तो म्यू आर 1 हो गया, वही अगर कोई मीडियम में रखा रहता तो यहाँ पे म्यू आर का कुछ वैल्यू रहता, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा। ये भाई मेरे को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है एक स्मॉल डीएल लेंथ के कारण, जिसके अंदर से करंट मेरा आई एम्पियर फ्लो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की ओर बात कर रहे थे भाई, थीटा क्या है एक तरीके से एंगल बिटवीन किसके किसी बीच का, ये जो आर है और ये जो आपका भाई जो डीएल लेंथ कंसीडर के जो डायरेक्शन है, ठीक है, इनके बीच का। तो इनके बीच में भी देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो 90 हो जाए तो साइन 91 हो जाएगा। अगर वही आप कॉस के हिसाब से देते तो यहाँ पे भाई 90 बनता, तो 90 कॉस 90 यानी 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाता। बताइए कभी भी ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है कि भाई इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा हो और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके 0 देखने को मिले? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि हम लोग को भाई ऑलरेडी पता है ना, कहीं पे भी मैग्नेटिक यानी कहीं पे भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, समझे। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे साथ साइन में लिखते हैं। तो ये था मेरा बायो-सेवर्ट लॉ भाई। अब बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, पहला एप्लीकेशन देखिए ये यहाँ पे लाके किया गया है, ओके। के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन 4 पाई, तो पूरा मेरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। पहला एप्लीकेशन देखिए भाई क्या है बायो-सेवर्ट लॉ का, कि मान लेते हैं मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का
अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मान लेते हैं मेरा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर क्या है, मान लेते हैं x से लेकर y तक इसका लेंथ दिखाया गया है और मान लेते हैं भाई इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर। तो इस P पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक स्मॉल ये सब पे हम लोग को ज़्यादा जानना नहीं भाई, ये सब ऑलरेडी बेसिक बताइए। मान लेते स्मॉल डीएल लेंथ ले लिया, ठीक है, तो डीएल लेंथ से r डिस्टेंस पे मान लेते P पॉइंट है, इस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ओके, अब भाई मेरे को तो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पूरे वायर के चलते। हम लोग तो पहले क्या करेंगे, इस छोटे से डीएल लेंथ के कारण जो आएगा ये अभी जस्ट हम लोग निकाल दिया था बायो सावर्ट लॉ के हिसाब, लेकिन मेरे को पूरा चाहिए। तो पूरा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी भाई आपने यहाँ पे स्मॉल डीएल लेंथ लिया है, ठीक है। अगर मान लेते ये वाला अगर मैं डीएल लेंथ लेता, यहाँ पे थोड़ा सा डीएल लेंथ लेता, क्योंकि पूरा का पूरा वायर क्या है, छोटे छोटे डीएल लेंथ से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं ये वाला डीएल लेंथ लेता तो यहाँ से ये जो r का वैल्यू होता ना ये बदल जाता, क्योंकि r नीचे वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, समझ रहे बात को। वही अगर मैं डीएल लेंथ यहाँ लेता तो r मेरा क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता, समझ रहे बात को। यानी इस लेंथ के अलोंग अगर आप चलेंगे छोटे छोटे डीएल लेंथ के हिसाब से, तो r का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, चेंज होते चला जा रहा है। इसमें r वेरिएबल है। साथ ही साथ अगर आप थीटा की बात करें भाई, यहाँ पे देखिए ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा भी क्या है, ग्रेटर देन 90, यहाँ पे क्या हो 90 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और होगा, है ना। तो थीटा भी मेरा चेंज हो रहा है, यहाँ पे r का वैल्यू चेंज हो रहा है, नहीं पोजीशन चेंज होते चला जा रहा है, थीटा भी चेंज होते चला जा रहा है। ओके, साथ ही साथ तो ये सबको क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब इंटीग्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आपका बेसिक लेवल में बताया गया भाई, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, फाई के टर्म में कर दिया। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे इसका ओवरऑल हम लोग रिजल्ट देख रहा है। ओके, बायो सावर्ट लॉ आप यूट्यूब पे देख लिया भाई, नहीं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस P पॉइंट पे निकालना, तो यहाँ से देखिए एंगल क्या माना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, φ2 मान रखा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखने में क्या बोल रहा है एंगल, ये मेरा φ1 है। तो इन्होंने क्या बोला भाई कि अगर ये तो एक फाइनाइट लेंथ लिया गया है x से लेके y तक, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ होता तो इनफाइनाइट लेंथ कहने होते अपने आप को, यहाँ पे आप सोचिए, आप खुद बैठ जाइए भाई, यहाँ पे नीचे बैठ जाइए, और ये इनफाइनाइट लेंथ होता मतलब कि एकदम ऊपर तक जाता है, ये समझ रहे बात को। तो आपको अपने यानी इसके एंड को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पूरे सर को ऐसे ऊपर करना पड़ेगा। जैसे भाई मान लेते हैं ये 3rd फ्लोर का बिल्डिंग है, ये 1st फ्लोर हो गया, 2nd फ्लोर हो गया और ये 3rd फ्लोर हो गया। आप एकदम नीचे यहाँ पे रोड पे बाहर खड़े हैं, यहाँ पे मान लेते छत पे आपका दोस्त है या फिर ऐसे समझिए, पहले आपका 1st फ्लोर के बालकनी पे आपका दोस्त है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, हल्का सा ऐसे सर उठाना पड़ेगा, आप अपने दोस्त को देख सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्त आपका यहाँ पहुँच गया, तो सीधी सी बात है, इसको देखने के लिए और थोड़ा सर उठाना पड़ेगा आपको, और एकदम ऊपर चला जाए तो और थोड़ा सर उठाना पड़ेगा। और मान लेते हैं बिल्डिंग पूरा इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे आपका जो दोस्त बैठा होगा भाई, इसको देखने में क्या करना पड़ेगा, एकदम पूरा आपको हेड ऐसे करना पड़ेगा, यानी आपका जो आंख है ये पैरेलल चला जाएगा इसके, है ना। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ ले लेते हैं तो जो φ2 क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूरा ऐसे पैरेलल चला जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री बन जाएगा। और ये भी एक तरीके से इनफाइनाइट है, तो ये भी आपका 90 डिग्री बन जाएगा, φ1 φ2 आपका 90 डिग्री बन जाता है। क्लियर हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे एडजस्ट करके भाई यहाँ पे निकाला गया है। देखिए केस यहाँ पे लिया है, when the conductor xy is of infinite length, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो सीधी सी बात है φ1 और φ2 क्या होगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग का वैल्यू आया था यहाँ पे ऊपर में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे φ1 यानी φ2 में कितना sin 90 यानी 1 हो जाएगा, इसका भी sin 90 यानी 1 हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 2 × μ0 × I डिवाइडेड बाय नीचे में जो था 4πa। क्लियर हो गया। ए जहाँ पे क्या है आपका रेडियस है, ओके, ए यहाँ पे देख लीजिए, ए इसको बोला गया है, ए इसका बोला गया है, ठीक है, ये जो लूप बनेगा इस तरीके का। क्लियर हो गया। तो ये तो भाई बायो सावर्ट लॉ के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है कि इनफाइनाइट लेंथ के कारण पी पॉइंट पे कितना मेरा यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, ये है मेरा μ0 × 2I डिवाइडेड बाय 4π × A, जहाँ पे A है मेरा R के बराबर, रेडियस के बराबर। अब इसी सेम चीज़ को हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट आते हैं हम लोग। एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है भाई, ये कुछ नहीं बोलता है, ये सीधे सीधे कहेगा कि अगर आपके पास, इसका लिमिटेशन होता है कुछ, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है
और मान लेते हैं इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक एम्पियर्स लूप एक तरीके ड्रॉ करेंगे। एम्पियर्स लूप क्या होता है, जो देखिए बायो-सावर्ट लॉ, फिर ऐसा समझिए जैसे आप गॉस लॉ पढ़ेंगे भाई, गॉस लॉ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक चार्ज स्फेयर है, स्फेयर समझिए, स्फेयर है, स्फेयर मतलब 3D इमेजिन करना, फुटबॉल है, इसको हम लोगों ने चार्ज किया तो सारा का सारा चार्ज क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा, है ना। अब सीधी सी बात है, चार्ज सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा भाई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेयर से कितना आ रहा है इसको कैलकुलेट करने हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, यानी यहाँ पे एक स्फेयर लेंगे, ये स्फेयर मतलब क्या 3D है, मतलब ये बड़ा फुटबॉल है, इस बड़े फुटबॉल के अंदर छोटा फुटबॉल रखा गया, तो इसको हम लोग क्लोज सरफेस बोलते हैं भाई, इसको क्लोज्ड बोलेंगे क्योंकि पूरा का पूरा फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर छोटा फुटबॉल रखा हुआ है, और छोटा फुटबॉल क्या एक तरीके से अपने अंदर चार्ज एक तरीके से कैरी कर रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, समझे। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस लेते थे, फिर उसके चलते इस छोटे से सरफेस के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो निकाल देंगे, फिर टोटल इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाता था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरा क्लोज्ड लाइन लूप है, समझे, ये कोई भाई 3D नहीं, इस तरीके का कोई स्फेयर नहीं है, ये बस समझिए एक लाइन है, क्लोज्ड लाइन है, सर्कल है एक तरीके से, समझे। तो एम्पियर लॉ क्या बोलता है कि भाई अगर आपको इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप या तो बायो-सावर्ट लॉ लगा लीजिए, बायो-सावर्ट लॉ से अभी जस्ट बताया कैसे निकाला जाता है, या था अभी इनफाइनाइट वायर मान लेते हैं भाई, म्यू नॉट इनटू यहाँ पे 2I/4 इंटू ए जहाँ पे r के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। कट जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये म्यू नॉट इंटू I/2πr इतने के बराबर आ रहा था। तो ये सेम चीज़ आपको एम्पियर सर्किट लॉ अभी बताता, तो क्या करना है एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए कि भाई इस पॉइंट पे, यानी जिस पॉइंट पे निकाला है उसको कट करते हुए क्या कर लीजिए, एक सिमेट्रिकल लूप ले लीजिए, है ना। इस तरीके हम लोगों ने लूप ले लिया, इसको हम लोग एम्पियर्स लूप बोलते हैं। और इसका सीधे सीधे फॉर्मूला बता, एम्पियर सर्किट लॉ है क्या भाई, ये बोलता है कि भाई इस लूप का अगर आप क्लोज इंटीग्रल करें, यानी क्लोज लाइन इंटीग्रेशन करें, क्या हो जाएगा आपका H.dl इक्वल टू होता है आपका n इंटू आई जहाँ पे क्या है कि भाई इस लूप के अंदर जो कंडक्टर के अंदर करंट है वो वाला आई, ओके। n जहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी यहाँ पे एक ही वायर है तो एक ही वायर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। h जहाँ पे क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, या फिर कहिए इसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। तो समझिए भाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं इस तरीके का, डॉट प्रोडक्ट किस में, कॉस थीटा में टूटता है, यानी h इंटू dl इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू n इंटू आई। अब थीटा की अगर बात करें भाई, तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, देखिए, क्योंकि ये अगर हम लोग इसको ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे भाई, तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा, ये सर्कुलर, ये मेरा एम्पियर्स लूप हो गया, इसके सेंटर में मेरा क्या है, करंट ऊपर यानी बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो भाई करंट ऐसे निकल रहा है, तो ये मान लेते मेरा P पॉइंट, ये मेरा r डिस्टेंस है। तो मेरे को एक चीज बताइए कि भाई ये जो एम्पियर सर्किट लूप लिया हुआ है आपने, ये क्या है, छोटे छोटे dl लेंथ से मिल करके बना होगा, ये भी जैसे हम लोगों ने पहले अज्यूम किया था, ये मान लीजिए छोटा सा dl लेंथ है ना, ये छोटा सा dl लेंथ है, उसी तरीके से ये भी छोटा सा dl लेंथ होगा, ये भी होगा, मतलब ये पूरा का पूरा एम्पियर लूप क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे dl लेंथ से मिल करके बना होगा, क्लियर हुआ। अब इस dl लेंथ पे देखें, ये जो dl लेंथ लिया है इसका डायरेक्शन भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए करंट बाहर निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस P पॉइंट पे कुछ इस तरीके का होगा, टेंजेंशियली होगा, है ना, स्मॉल यहाँ पे इस dl लेंथ कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है, स्मॉल db इसका लेंथ मैंने डायरेक्शन दिखा दिया इस तरीके से। तो dl का भी इसी डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं कि भाई dl का भी डायरेक्शन यही है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, db और dl के बीच में डायरेक्शन क्या है भाई, यानी एंगल कितना है, 0 है। अगर आप यहाँ पे देख लिए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, नहीं यहाँ पे भाई आपका कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, और dl लेंथ का भी डायरेक्शन आप इसी डायरेक्शन में देख लीजिए, है ना। तो हर एक पॉइंट पे क्या है, हर एक पॉइंट पे आपका जो dl और db के बीच का जो एंगल बनेगा, जो थीटा भाई, ये मेरा हमेशा 0 बनेगा इस केस में। तो ओवरऑल cos 0 क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर, तो क्या हो जाएगा h इंटू dl मस्ट बी इक्वल टू ni। अब अगर आप देखें यहाँ से भाई h जो है मेरा, अब ऐसा समझिए, इसको मैं और थोड़ा सा इस तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे b निकालना है, b निकालना है भाई, इस पॉइंट पे b चाहिए। तो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी तो b नहीं है, तो इसको किसी किसी बुक में क्या होगा, किसी किसी बुक में कुछ ऐसा लिखा रहता है भाई, देखिए एम्पियर सर्किट वाला कुछ इस तरीके लिखा रहेगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे h की जगह लिखा है b, ठीक है,
बी डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल टू यहाँ पे होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन इंटू आई, इस तरीके से लिखा रहता है। क्योंकि भाई अब जैसे मान लेते एयर हम लोगों ने ले रखा है मीडियम, तो म्यू आर क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, है ना, 1 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। अब इसको तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा आपका बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट को मैं इधर लेके आ रहा हूँ भाई, ठीक है, म्यू नॉट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई बताइए, एन इंटू आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बी अपॉन म्यू नॉट क्या हो जाएगा भाई बताइए, जैसे हम लोग को पता है ना बी इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट इंटू एच होता है। तो यहाँ पे अगर आप बी अपॉन म्यू नॉट कर दे तो किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलिए, हाँ। तो म्यू नॉट अपॉन बी अपॉन म्यू नॉट क्या हो जाए, एच के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी किसी बुक में इस फॉर्म में लिखा रहेगा, किसी किसी बुक में इस फॉर्म में लिखा रहता है, ठीक है। तो दोनों सेम चीज़ है, ओके। बस यहाँ पे अगर h है तो h को आप b में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे आप, यहाँ पे आपको म्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये h में लिखा है ना, तो h को b बनाने क्या हो जाएगा, b अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे किया है, तो दोनों फॉर्म में लिखा है भाई, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। तो वापस से हम लोग आते हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब जो h है, क्योंकि भाई हम लोगों ने यहाँ पे जो केस लिया, ध्यान समझिए, इस पॉइंट पे क्योंकि सर्कुलर लूप है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस कितना आर होगा, यहाँ पे भी आर होगा, क्योंकि सर्कुलर लूप है। ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा सर्कल दिखेगा, समझे। तो हर जगह का जो डिस्टेंस है ये क्या है, बराबर बराबर है। और बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से हम लोग को पता है भाई, जो देखिए अगर मैं यहाँ पे इजी बनाने के लिए आपको ऐसे समझाऊँ, ये पी पॉइंट था, तो भाई इस पी पॉइंट पे अगर मैं ऐसे एक सर्कुलर लूप ले रहा हूँ, तो बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से अगर यहाँ पे भाई मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड मेरा बी है, तो मेरे को बताइए ये आर है, ये भी आर होगा, है ना, सर्कल है ना, ऊपर से देखने में आपको सर्कल दिखेगा पूरा ऐसे, ठीक है। तो अगर भाई इस पॉइंट पे अगर आपको बी मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे भी बी ही मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया। ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि आई एम्पियर बाहर की तरफ निकल रहा है, इस पॉइंट पे भी आपको बी ही मिलेगा। यानी हर एक पॉइंट पे जो भाई मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ आपको सेम मिलेगा। और हर एक पॉइंट पे अगर स्ट्रेंथ सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी जस्ट बताया बी इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट इंटू एच। तो यहाँ से भाई देखिए एच की अगर बात करें तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन म्यू नॉट। और म्यू नॉट अपने पे कांस्टेंट वैल्यू होता है। और अभी जस्ट बताया भाई बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से, एम्पियर लूप नहीं, बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से भाई इस पॉइंट पे आपका बी है, तो इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, क्योंकि सर्कल पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, समझ में बात को। अभी जस्ट हम देखा ना बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से बी क्या था भाई, बी था आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी के लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका आई करंट के ऊपर था, डीएल के ऊपर था, साइन थीटा के ऊपर था, अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर। तो भाई हर जगह क्या, हर एक पॉइंट पे आर तो कांस्टेंट है ना, समझ रहे बात को। तो आर कांस्टेंट है, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो आई है फिर ये कांस्टेंट है, जो स्मॉल डीएल लेंथ के चलते आप देख रहे हैं छोटे छोटे डीएल लेंथ है, तो ये भी कांस्टेंट है। साइन थीटा हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री होगा, समझे। तो बी हर जगह कांस्टेंट होगा। तो अगर आप एच की बात करें तो बी अपॉन क्या है म्यू नॉट, और म्यू नॉट अपने आप में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो बी को अगर आप म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो h देखने को मिलेगा ये भी आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ये हम लोग को पता चल रहा है बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से, समझ में आया। तो वही चीज है कि भाई यहाँ पे जो आप क्लोज लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई, इसमें h जो है मेरा कांस्टेंट है, समझे। ये जो आपने एम्पियर सर्किट लूप बनाया भाई, इस लूप पे किसी भी पॉइंट पे यहाँ कहीं पे भी आप देखें h जो है मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो h को मैं यहां से बाहर ले लूंगा, तो h को अगर हम लोग यहां से बाहर ले लें क्या हो जाएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन करना है किसका, डीएल लेंथ का, मस्ट बी इक्वल टू एन आई। और डीएल क्या है, डीएल ये है भाई छोटे छोटे लेंथ से मिल करके, तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करें तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आपको सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। यानी सर्कमफेरेंस कितना, 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि सर रेडियस हम लोगों ने आर मान रखा है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू एन आई। तो यहाँ से h आ जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई अपॉन 2 पाई आर। और बेसिक फॉर्मूला भी देखा होगा आपने मैग्नेटिक सर्किट में, h क्या होता है, h इक्वल टू होता है एन आई अपॉन एल। एल जहाँ पे क्या है आपका, यही तो है लेंथ, 2 पाई आर यही तो लेंथ है भाई, टोटल लेंथ, समझ में आया। सर्कमफेरेंस को ही लेंथ बोल रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये मेरा भाई आ गया h। अब बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से हम लोगों ने, समझिए भाई, ये h कैसे निकाला, ये h हम लोग निकाला एम्पियर सर्किट लॉ के थ्रू। अब मेरे को b निकालना है ना, तो b के लिए क्या करेंगे, b इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट इंटू
म्यू आर की जगह 1 ले रहे हैं एच, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच का वैल्यू मेरे को पता है यहाँ पे एन आई अपॉन 2πr। समझे, तो ये मेरा क्या हो गया बी निकल गया। कैसे, एम्पियर सर्किट और लॉ के थ्रू हम लोग निकाला। और यही सेम वैल्यू भाई, क्योंकि भाई ये सिंगल कॉइल, ये सिंगल टर्न है ना भाई, एक ही कंडक्टर है, तो एक ही कंडक्टर, एन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1 हो जाएगा। एन को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, क्या आ गया म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr। तो भाई यही सेम चीज हम लोगों ने किसके थ्रू निकाला था, बायो-सावर्ट लॉ के थ्रू भी निकाला था, है ना। इनफाइनाइट लेंथ के लिए यहाँ पे लिखा था ना म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr, और वही सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे किसके थ्रू निकाल लिया, एम्पियर सर्किट और लॉ के थ्रू निकाल लिया। तो दोनों चीज क्या है आपका सेम है। क्लियर हो गया। बस इनका लिमिटेशन है भाई, किसी किसी को कहीं पे यूज करेंगे, किसी किसी को नहीं यूज करेंगे। बाकी आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पे फोकस कीजिए, आपको वहां पे भाई सारा का सारा चीज बताया गया। तो हम लोग अब वापस से आते हैं इंडक्टेंस कैलकुलेशन के ऊपर, और यहाँ पे भाई हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी जस्ट देखा कि भाई मेरे को बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पियर सर्किट और लॉ का यूज करेंगे। और अभी जस्ट बताया कि इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो पहला स्टेप है हम लोग का, ये क्या होना चाहिए, फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करना। और फ्लक्स लिंकेज में मतलब क्या, एन तो हम लोग को पता है पहले से, हम लोग को सबसे पहले फाई निकालना है। ओके, तो हम लोग भाई सबसे पहले इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके लिए, यहाँ पे ये नोट्स डाल लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग भाई सिंगल वायर की बात करेंगे। सिंगल वायर मतलब एक वायर है और इसके अंदर से भाई मेरा मान लेते हैं करंट फ्लो रहा है एम्पियर, तो इसके चलते इंडक्टेंस कितना आएगा, इसके बारे में पहले कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज के चलते कि इंडक्टेंस कितना आता है उसके बारे में। तो सिंगल फेज में बताया 2 लाइन होता है ना, एक आपका इनकमिंग लोड से होते हुए फिर वापस ये आएगा वापस, यानी 2 वायर होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड केस में यहाँ पे बात करेंगे 3 फेज के लिए। लेकिन सबका जो बेसिक प्रिंसिपल है क्या है कि पहले आपको फ्लक्स लिंकेज निकालना है, और फ्लक्स लिंकेज आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया तो करंट से डिवाइड कर देंगे तो मेरा ये इंडक्टेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग भाई सबसे पहले इस वाले केस को देख रहे हैं, सिंगल वायर का इंडक्टेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है सबसे पहले, क्योंकि लिखा गया है कि भाई इंडक्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए, है ना। फिर इसको करंट से डिवाइड कर दें तो इंडक्टेंस बन जाएगा ये, मतलब फ्लक्स लिंकेज चाहिए भाई, फ्लक्स लिंकेज को फिर करंट से डिवाइड करेंगे तो इंडक्टेंस आएगा। इसलिए सबसे पहले फ्लक्स लिंकेज कैसे निकाला जाता है इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई डायरेक्ट हम बात है, ये सब फालतू थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है, और क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन को एक तरीके से स्टडी कर रहा है, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो हम लोगों का कंडक्टर होता है कैसा होता है, सॉलिड होता है, साथ ही इसका जो थिकनेस होता है काफी ज्यादा हाई थिकनेस, मोटा तार होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये मान लेते हैं भाई मेरा एक तरीके से कंडक्टर है जिसका रेडियस r है। ओके, रेडियस r है, और हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं, इसको जब ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे भाई, तो मेरे को क्या दिखेगा, ऊपर से ऐसा सर्कल दिखेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ आपको कि भाई, और यहाँ पे हम लोग क्या, क्योंकि भाई इसके अंदर जो करंट बह रहा है ये क्या है, एसी है, अल्टरनेटिंग है, क्योंकि एसी है तभी तो एक तरीके से इंडक्टेंस आ रहा है, डीसी में थोड़ा ना इंडक्टेंस आएगा। तो भाई एसी में क्या होता है, हम लोग का स्किन इफेक्ट आता है, और स्किन इफेक्ट क्या होता है बताइए, स्किन इफेक्ट आपके ओवरऑल जो एरिया होता है भाई, कंडक्टर का जो ओवरऑल एरिया होता है उसको कम कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे स्किन इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, यानी एक तरीके से 0 मान के चल रहे हैं, स्किन इफेक्ट मेरा एब्सेंट है। यानी हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई कि ये जो कंडक्टर का आपका पूरा का पूरा ऊपर से जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है, या फिर क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया भाई, इसके अंदर हर एक पॉइंट से जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है वो यूनिफॉर्म है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है भाई पर यूनिट एरिया, वो एक तरीके से हर जगह बराबर है। समझे, स्किन इफेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे एब्सेंट किया हुआ है समझने के लिए। ओके, तो अब समझिए कि भाई मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ऊपर से दिखाया टॉप व्यू, तो करंट मैंने ऐसे दिखाया ऊपर, बाहर निकलते ऊपर से दिखाया, तो अब क्या लगे, करंट मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन भाई कैसे जा रहा होगा, अंदर तरफ जा रहा होगा, समझ रहे, यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है बैठा हुआ है नीचे तरफ आ रहा, तभी तो करंट ऊपर तरफ जा रहा होगा। तो मैं कह रहा हूं भाई
कि इस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्टर के अंदर घुस रहा है, अंदर ट्रैवल हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या, करंट मेरा बाहर की तरफ जा रहा होगा, सही बात है। यानी इस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण भी क्या है, यहाँ पे करंट देखने को मिल रहा है ना। भले ही पूरे टोटल करंट का एक स्मॉल फ्रैक्शन हो, इसके कारण भी क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ करंट बन रहा है, इसके कारण भी कुछ ना कुछ करंट बन रहा है, इसके कारण भी कुछ ना कुछ करंट बन रहा है। यानी आप देख सकते हैं भाई कि कंडक्टर के अंदर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कंसिडर करके चल रहे हैं भाई। जैसे मान लेते हैं ये मेरा रेडियस आर था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक यहाँ से लेके आते हैं एक स्मॉल रेडियस ले रहे हैं एक्स मीटर का। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना, एक्स मीटर का जो मैंने यहाँ पे रेडियस बना के दिखाया भाई, ये मान लेते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण कुछ ना कुछ करंट आ रहा होगा, है ना। कितना करंट आ रहा होगा, हम लोग लिख सकते हैं कि भाई टोटल जो एरिया था, टोटल जो क्रॉस सेक्शन एरिया था कितना था, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने रेडियस यहाँ पे आर लिया हुआ है। इसके कारण जो करंट आ रहा था आई एम्पियर है। तो भाई अगर एक होता, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाता। तो भाई अभी जो हम लोगों ने एरिया लिया है, क्योंकि भाई यहाँ से लेके आता रेडियस कितना बना एक्स है, तो इसी चलते रेडियस कितना, एरिया कितना बनेगा छोटे वाले सर्कल का, जो कि कंडक्टर के अंदर ही क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर। तो भाई इतने एरिया में इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो एक एरिया पे इतना आ रहा है, तो भाई इतने पे कितना हो जाए बताइए, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतना करंट जो है भाई मेरा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से बह रहा होगा, सही बात है। और क्योंकि भाई इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मेरा, इस पूरे एरिया से इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतना करंट अगर फ्लो हो रहा है, और इसको अगर मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाऊँ साइड व्यू करके, तो भाई ये मैंने लिया कि भाई इस एरिया से मेरा क्या है, करंट बह रहा है। तो इसके अंदर करंट बह रहा है भाई, तो सीधी सी बात है, इस करंट के चलते भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके चारों ओर। कंडक्टर के अंदर ही एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, समझ में आ रहा है बात को। तो इस चीज को आप समझिए आप कि भाई इस पूरे एरिया के चलते जो करंट बह रहा है, उस करंट के चलते मेरा क्या होगा, अंदर में ही एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरीके का बहुत सारा, है ना, इस तरीके लूप में। तो हम लोग सबसे पहले भाई इस अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, और उस अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने, जो कि फ्लक्स बोल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा हमारा, बी बन जाएगा। और एक बार बी बन गया, सही बनेगा, ठीक है। ये देखिए ना, फ्लक्स हम लोगों को निकालना है, फ्लक्स को अगर आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। और बी एक बार निकल गया, तो हम लोग यहाँ पे, हम लोग का स्टेप था ना यार, स्टेप फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, ठीक है। तो भाई अभी जस्ट बताया कि पहले हम लोग को फाई चाहिए, फाई इक्वल टू क्या था, बी इंटू एरिया, है ना। तो ये मेरे को पहले चाहिए बी, ठीक है ना। तो बी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये सब एक तरीके से कर रहे हैं, अभी समझ में आएगा, पेशेंस रखिए आप। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे आता है, बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या किया है कि भाई इस कंडक्टर को हम लोगों ने ऊपर से देखा, टॉप व्यू, और इस तरीके का हम लोग कुछ डायग्राम था, करंट फ्लो रहा आई एम्पियर, ये रेडियस था आपका आर, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अंदर में ही एक एक्स रेडियस का क्या कर लिया, यानी छोटा सा लूप ले लिया। तो ये भाई मेरा टोटल आर था, और ये मेरा है एक्स। यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये लाइन से लेकर के ये लाइन का जो दूरी है ये एक्स मान रखा है, नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर कहिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स हो गया, एक्स रेडियस का। अब भाई मेरे को इस पॉइंट पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओके। तो अभी जस्ट हम लोगों ने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा है भाई, ये क्या बोलता है समझिए, ये मेरा आर रेडियस था, और ये मैंने एक एक्स रेडियस का एक छोटा सा, क्योंकि भाई मेरे को ये मेरा एक अंदर में ही कंडक्टर बन गया, है ना। तो मेरे को इस पॉइंट पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भाई, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक इस पॉइंट को टच करता हुआ फिर कट करता हुआ क्या करना पड़ेगा, एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेगा, है ना, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके का डॉटेड लाइन। क्लियर हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे इस पॉइंट को टच करते हुए एम्पियर्स लूप लगा दिया है। अब हम लोग को भाई
एक छोटे से डीएल लेंथ के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कितना मिलेगा, बहुत ही छोटा मिलेगा। और उस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लूप है ये छोटे छोटे डीएल लेंथ से मिलकर के बना हुआ होगा, समझे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को एक तरीके कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दें, क्लोज लाइन इंटीग्रल कर देते हैं किसका, एच डॉट डी एल, जिसको डायरेक्ट ओपन करके लिख रहा हूँ, एच इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। अब अगेन यहाँ पे जो थीटा है, क्योंकि भाई ये वही है कि सेंटर में मेरा कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर में करंट बाहर तरफ आ रहा है, तो हर जगह ये डी एल का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, और इस पॉइंट पे जो बी होगा ये बी भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, तो थीटा हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, है ना। ये क्या होता है आपका n इंटू आई, ओके। तो यहाँ पे देखिए h मेरा हमेशा कांस्टेंट होता है, अभी जस्ट समझाया था मैंने आपको, हर एक पॉइंट पे h क्या है, कांस्टेंट h बाहर आ जाएगा। इसका अगर ये तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा भाई बताइए, h इंटू ये हो जाएगा पूरा सर्कमफेरेंस, तो इसका रेडियस क्या x लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई x, h इंटू 2 पाई x मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू आई। अब हम लोग i की बात करते हैं, क्योंकि भाई हम लोग का जो एम्पियर्स सर्किट लॉ बोलता है, इसके अंदर जो करंट है, इसके अंदर जो करंट बह रहा है भाई, इस लूप के अंदर वाला जो करंट है उसी को हम लोग यहाँ पर रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो अभी जस्ट बताया भाई कि पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल इस एरिया से, टोटल कंडक्टर के अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई एम्पियर। तो 1 पे कितना फ्लो होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग देखना कितने पे, इस एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हम लोग को एरिया कितना है यहाँ का, पाई एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई पाई खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये करंट बचेगा, ठीक है। तो करंट की जगह मैं डाल देता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, h इंटू 2 पाई एक्स n इंटू आई की जगह हम लोग ये वैल्यू डालेंगे। ये क्या है, i इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से h निकाल सकते हैं हम लोग, h इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बताइए, ये हो जाएगा। अब n की बात करते हैं, n यहाँ पे भाई क्योंकि सिंगल कंडक्टर है ना, तो n की जगह हम लोग 1 लेके चलते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ओके। इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, n 1 रहने देते हैं, सिंगल कंडक्टर है भाई आपका, ओके। तो इसको i रहने देते हैं। वापस से आते हैं भाई, मिट गया हम लोग का पूरा बेटर होगा, इसको हम लोग न्यू पेज पे ले आते हैं और बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया गया है, h इक्वल टू हम लोग क्या आता है, h इंटू यहाँ पे dl का इंटीग्रेशन था, यानी 2 पाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू n आई, n का वैल्यू 1 है, यहाँ पे i रहने देते हैं। i मतलब आई एक्स मतलब क्या, जो भाई x वाले इस सर्कल से बह रहा है, यानी इस वाले बह रहा है जो, ठीक है, इसलिए आई एक्स लिखा हुआ है। और आई एक्स का वैल्यू भी जस्ट निकाला था हम लोगों ने, कितना, ये था आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 1 कर दिया था। यहाँ से h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये नीचे में आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 पाई एक्स, एक एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। और ये क्योंकि भाई h है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, तो h का बेसिक फार्मूला क्या होता है, एन आई अपॉन एल होता है। तो n क्या होता है, इसको टर्न बोलते हैं भाई, करंट का क्या होता है, एम्पियर, ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न, और नीचे में क्या है, लेंथ है, तो पर मीटर, समझ में आ गया, एम्पियर टर्न पर मीटर, यही निकाला है ना। देखिए तो ऊपर में x है यहाँ पे, i है, i यहाँ पे भी है, और नीचे में क्या है, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। और यूनिट कैसे निकाला, तो अभी जस्ट समझा दिया मैंने आपको। तो ये भाई मेरा आ गया h, ठीक है, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर कहीं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, कहाँ का है ये, इस पॉइंट का, इस पूरे सरफेस का, समझे। अब भाई h निकाल लिया हम लोगों ने, इस सेंटर से x डिस्टेंस के दूरी पे h पता चल गया। अब मेरे को b चाहिए, इस पॉइंट का b चाहिए, तो b हम लोग को पता है, b इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। तो एयर मान के चल रहे हैं, तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच। तो भाई मेरे को h ऑलरेडी पता है ना, h मेरे को ऑलरेडी पता है, इस पॉइंट का b निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट को बस अब h से मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला वैल्यू रख दीजिए, x इंटू आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा आ गया
बी का वैल्यू। समझ में आया? बस हम लोग को एच को क्या करना था, म्यू नॉट के मल्टीप्लाई कर देना था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं भाई। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पे किया गया भाई। बी यानी एक्स पॉइंट पे, सेंटर से एक्स पॉइंट की दूरी पे जो बी मिलेगा क्या हो जाए, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच एक्स। एच एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था, म्यू आर का वैल्यू क्योंकि मीडियम हम लोगों ने एयर लिया है, ठीक है। तो 1 हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब एयर है। ओके, तो ये आ गया भाई मेरा एक्स पॉइंट के, सेंटर से एक्स पॉइंट की दूरी पे मेरा बी का वैल्यू। अब देखिए, ठीक है, म्यू आर का वैल्यू बस यहाँ पे 1 लिख दिया, इसको अरेंज करके इतना रहा है। अब भाई क्योंकि मेरा बी है ना, तो बी का क्या होता है, बी को क्या फाई अपॉन एरिया होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो बी निकल गया भाई, जो सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोग को। अब फाई निकाल लेंगे, है ना। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू एरिया होता है। सही बात है। तो क्योंकि हम लोग का ये कंडक्टर था पूरा का पूरा, x मीटर के दूरी पे, ये जो हम लोगों ने एम्पियर्स लूप लगाया था, इस एम्पियर लूप का हम लोग को b पता चल गया, है ना। तो अब हम लोग को पता है भाई कि ये जो पूरा पूरा एम्पियर लूप है छोटे छोटे डीएल लेंथ से मिलकर के बना हुआ है ना, छोटे छोटे डीएल लेंथ से मिलकर के बना हुआ है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई, हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं भाई, देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं b तो निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देख रहे हैं भाई, इसको समझने के लिए ऐसा समझिए आप, एक पेन चाहिए यार रिफिल वाला। ओके, एक मिनट। रिफिल वाला एक भी पेन नहीं है, कोई नहीं। आप ऐसा समझिए भाई, ये मान लेते हैं ये मेरा कंडक्टर था इस तरीके से। ओके, अब ये जो सरफेस मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान समझिएगा, जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है, एक्स डिस्टेंस है, यानी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, यानी ये पेन का जो मैं सरफेस दिखा रहा हूँ भाई, ये पॉइंट है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ठीक है। समझ में आया? मतलब यहाँ पे ध्यान समझिए, जैसे आप इमेजिन कीजिए भाई, जो रिफिल वाला पेन होता है ना, तो रिफिल वाला पेन कैसा है, ये बाहर में इसका पूरा का पूरा कवर हो गया, बॉडी जिसको बोल रहे हैं, उसके अंदर में क्या होता है, ये मान लेते हैं निब है, और यहाँ पे ऐसे रिफिल घुसा हुआ रहता है ना। समझ रहे बात को? तो भाई हम लोग अभी रिफिल के ऊपर जिक्र कर रहे हैं, और रिफिल का मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये इमेजिन कीजिए रिफिल है आपका, ठीक है। तो रिफिल के अभी सरफेस पे हम लोग बात कर रहे हैं भाई, सरफेस पे। सरफेस मतलब क्या है, ये वाला, ये पूरा पूरा रिफिल का सरफेस है, समझिए आप। तो भाई मेरे को बी तो पता चल गया, इस पॉइंट का फ्लक्स डेंसिटी पता चल गया। अब मेरे को यहाँ पे फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? तो हम लोग यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि भाई, अगर एक मिनट भाई, कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम से ही समझाता हूँ। न्यू पेज पाते हैं। ये मेरा मान लेते हैं कंडक्टर का अंदर था, ये जो सेंटर से डिस्टेंस है भाई, ये मेरा x है, और ये जो सेंटर से डिस्टेंस था, ये मेरा r था। ओके, हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस सरफेस के ऊपर, ठीक ना। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मेरा x था, तो यहाँ पे हम लोगों ने b निकाल लिया, जिसको हम लोगों ने bx बोला है। हम लोग देखना चाहते हैं भाई कि इसके सरफेस से कितना फ्लक्स आ रहा है, यहाँ पे कितना फ्लक्स है। तो हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट करने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रिप रख रहे हैं। पतला सा स्ट्रिप मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप इमेजिन कीजिए भाई, आप इमेजिन कीजिए ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी मान के चलिए ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब लोहे का है, आयरन का है, ठीक है। मैंने इस स्ट्रिप को इस अंदर वाले कंडक्टर पे ऐसे रख दिया, तो सीधी सी बात है भाई, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है ना, कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले हिस्से से कितना करंट फ्लो हो रहा है बताइए। अभी जस्ट बताया I × x² इतना एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो भाई इस कंडक्टर के अंदर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो सीधा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रिप रख दूँ ऐसे लोहे का, है ना, जिसका लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर है, और इसका जो चौड़ाई है, ऊपर वाले जो थिकनेस है, विड्थ,
है ना, ये जो विड्थ है भाई, ये विड्थ मान लेते बहुत पतला मतलब मान लेते हैं dx लेंथ का है, बहुत पतला, d मतलब लग गया, इसका मतलब क्या, बहुत छोटा लेंथ है, इसका थिकनेस है भाई बहुत छोटा, लेकिन लेंथ मैंने 1 मीटर मान रखा है। तो सीधी सी बात है, जो भी फ्लक्स निकलेगा, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर से फ्लक्स घुस के जाएगा ना, इस पतले से लोहे वाले स्ट्रिप के अंदर से फ्लक्स घुस के जाएगा। अब क्योंकि भाई इस स्ट्रिप का मेरे को एरिया पता है ना, और एरिया और यहाँ का मेरे को बी पता है, तो एरिया इंटू बी कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा इस स्ट्रिप के अंदर से फ्लक्स कितना एक तरीके से होकर के जा रहा है, समझे। फ्लक्स क्या होता है भाई, देखिए फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके का एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मान लेते हैं मेरा नॉर्थ है, इधर मान लेते हैं मेरा साउथ है, ओके। अब भाई अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन दिखाऊं इस तरीके का, तो इस प्लेन से यानी इस पूरे सरफेस एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, काउंट करेंगे अगर आप, तो ये हो गया 1 2 3 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे वाला पास ही नहीं हो रहा है ना। वही अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं, इस एरिया को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाएगा, समझ गए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा लगाना पड़ता है हम लोग को वहाँ पे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी भाई कि मैं यहाँ पे एकदम सटा करके क्या कर रहा हूँ, बहुत पतला सा स्ट्रिप रख रहा हूँ लोहे का, है ना। इस स्ट्रिप का मेरे को एरिया पता है, क्योंकि मैंने लेंथ मान लिया भाई, ये लेंथ कितना है इसका 1 मीटर है, और इसको जो थिकनेस है चौड़ाई जो है भाई बहुत कम है, बहुत पतला है, ठीक है। ये है मेरा dx, क्लियर हो गया। तो अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालूं, स्ट्रिप का, इसका अगर मैं एरिया निकालूं स्ट्रिप का सिर्फ, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है बताइए, L इंटू बी होता है। लेंथ कितना है 1 मीटर, ब्रेथ कितना है मेरा dx, तो एरिया कितना आ जाएगा बताइए, dx मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ रहे बात को। और ऊपर से अगर आप देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे अगर आप भाई, तो आपको टॉप व्यू क्या दिखेगा, ये हो गया मेरा r रेडियस, ये हो गया मेरा x, इसके सरफेस पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक dx लेंथ का ऐसे, ऊपर से तो सिर्फ यही दिखेगा ना आपको, समझ रहे हैं, सिर्फ एक हल्का सा वो दिखेगा, छोटा सा जो dx जो हम लोगों ने विड्थ मान रखा है वो, ये बस दिखेगा आपको ऊपर से। कलर का बड़ा दिक्कत हो रहा है, ऊपर से सिर्फ आपको ये दिखेगा, ये जिसका चौड़ाई मैंने dx मान रखा। क्लियर हो गया। तो इस स्ट्रिप से हम लोग देखना चाहते हैं कितना एक तरीके से फ्लक्स पास होकर के जा रहा है। अब वापस हम लोग आते हैं बुक के ऊपर, तो यही चीज यहां पे किया हुआ है भाई, और डायग्राम पे आते हैं पहले, इसका डायग्राम यहां दिखाया गया, देखिए ये dx लेंथ दिख रहा है ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लेंथ दिखाया गया भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे लिखा है dx, समझो dx क्या है, ये जो मेरा सरफेस था, रफेल का जो सरफेस था, जस्ट बाहर में एक पतला सा स्ट्रिप रखा है, और स्ट्रिप लंबा अंदर तरफ घुसा हुआ है, क्योंकि टॉप व्यू इसलिए आपको एक लाइन से दिखाया गया यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग वापस से आते हैं भाई, तो वही यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है नाउ। अब क्योंकि स्ट्रिप बहुत पतला है, तो इस स्ट्रिप के अंदर जो फ्लक्स मिलेगा, ये फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा भाई, है ना। और फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, उस पॉइंट पे, यानी जहाँ पे स्ट्रिप रखा हुआ है, स्ट्रिप कहाँ रखा हुआ है, एकदम सरफेस पे रखा है, सरफेस पे हम लोगों ने फ्लक्स डेंसिटी निकाल लिया ऑलरेडी, जो कि इतने के बराबर है। तो फ्लक्स डेंसिटी इनटू क्या होता है आपका, एरिया होता है। एरिया भी जस्ट बताया कि भाई जो स्ट्रिप लिया है आपने, जो स्ट्रिप लिया है इसका लेंथ कितना है 1 मीटर, और ब्रेथ कितना है dx, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 1 इंटू dx, समझे। क्लियर हो गया। और जरूर नहीं 1 मीटर लिया, अगर आप L मीटर लेंगे तो L मीटर का आपका एक तरह इंडक्टेंस निकलेगा। हम लोग पर मीटर के हिसाब से इंडक्टेंस कैलकुलेट करें, क्योंकि लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना पूरे ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस, तो 1 मीटर लेंगे तो 1 मीटर के हिसाब से आपका भाई यहाँ पे इंडक्टेंस आ जाएगा। अभी समझिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करते हैं, बी का वैल्यू मेरे को पता ऑलरेडी, पुट कर देते हैं म्यू नॉट इंटू एक्स इंटू आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे है एरिया, तो एरिया का क्या लिखो 1 इंटू dx, तो यही किया हुआ है। बी का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया गया है, 1 वैसे लिखने का मतलब नहीं, बस dx समझते, इतना वेबर मेरा क्या हो गया, इस छोटे से स्ट्रिप के अंदर से फ्लक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हो गया। अब देखिए आई क्या बोल रहा है क्योंकि भाई हम लोग को इंडक्टेंस निकालना है, फिर से रिवाइज करा हो रहा है, n फाई अपॉन आई, तो हम लोगों ने इस छोटे से स्ट्रिप का हम लोगों ने क्या कर लिया, फ्लक्स निकाल लिया, डी फाई निकाल लिया। अब इसको मैं क्या करूँ, n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हमें क्या मिल जाएगा
फ्लक्स लिंकेज मिल जाएगा। और ये फ्लक्स लिंकेज क्या मिलेगा, इस छोटे से स्ट्रिप के अंदर से जो फ्लक्स लिंकेज पास हो रहा है वो, इसलिए यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज लिखा गया है छोटा सा लिखा है, डी लगाया गया आगे में। तो अब फिर से समझाता हूँ मैं आपको कि भाई ये जो टोटल एरिया है, अभी यहाँ पे देखिए ना, हम लोग को फ्लक्स का नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करना। देखिए कि भाई जब मेरा आई एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, आई एम्पेयर मतलब क्या, पूरे मेन वायर से जो फ्लो हो रहा है उसको हम लोग आई एम्पेयर बोल रहे थे। तो आई एम्पेयर से यानी पूरे कंडक्टर से जब आई एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 टर्न का है, 1 टर्न का है ये, है ना, पूरा एक सिंगल वायर को 1 टर्न बोलते हैं भाई। तो अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो होता है तो कितना टर्न होता, ये हो जाता आई अपॉन 1 अपॉन आई होगा, 1 अपॉन आई टर्न। और अभी जो हम लोगों ने, फिर से डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे भाई, ये एक्स है ना, ठीक है, और ये मान लेते हैं आपका आर है। तो इस अंदर वाले कंडक्टर के अंदर इस वाले से करंट कितना फ्लो हो रहा है बताइए, आई पे 1 टर्न है तो 1 पे इतना, इसके अंदर में जो करंट फ्लो हम लोग को पता है आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। तो इतने करंट के लिए भाई ये कितना टर्न्स बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यूनिटी मेथड लगा के कर रहे हैं। ये हो जाएगा आई पे इतना, इतने पे इतना, तो इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इस पर कितना हो जाता है भाई, ये मल्टीप्लाई हो जाए, सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई से आई खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा टर्न्स हो गया, समझे, ये मेरा भाई अंदर वाला जो लूप था ना उसका ये टर्न्स हो गया, इतना टर्न्स का है एक तरीके से, समझ में आ गया। तो वही लिखा है यहाँ पे कि भाई अगर आप फ्लक्स लिंकेज निकालना चाहते हैं तो फ्लक्स लिंकेज जो इस स्ट्रिप से होकर के गुजरेगा क्या हो जाएगा, स्मॉल फ्लक्स लिंकेज मिलेगा, क्या हो जाएगा n इंटू जो हम लोग का फ्लक्स था। तो भाई n अभी जस्ट निकाला कि भाई अंदर वाला जो लूप है उसका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू जो स्मॉल फ्लक्स था हम लोग का कितना आया, ये था म्यू नॉट इंटू एक्स इंटू आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए तो ये आर स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर कितना हो जाए भाई, नीचे में हो जाएगा r का पावर 4, 2 पाई वैसे का वैसे रहेगा, लिख देते हैं डिवाइडेड बाय, ऊपर में कितना आ जाए एक्स स्क्वायर और ये x है, कितना हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, सही बात है, एक्स क्यू। ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट, ये हो जाएगा i इंटू डी एक्स, समझे। तो ये आ गया भाई मेरा छोटा सा फ्लक्स लिंकेज, इस स्ट्रिप से जो फ्लक्स लिंकेज बनेगा वो यही है ना, मैच करवा लीजिए, म्यू नॉट इंटू आई एक्स का पावर क्यूब 2 पाई आर का पावर 4 इंटू डी एक्स। क्लियर हो गया, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज है तो यूनिट क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू एन फाई, एन का हो गया टर्न्स और फ्लक्स का हो गया आपका वेबर। अब हम लोग आगे आते हैं भाई, अब हम लोग यहाँ पे टोटल फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहे हैं। अभी आप समझिए, डायग्राम फिर से समझिए आप कि भाई ये मेरा मेन कंडक्टर का रेडियस था और ये मैंने एक्स वाला लिया हुआ था, है ना, और मेरा यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रिप रखा हुआ था, ऐसे समझिए ये स्ट्रिप था मेरा। तो भाई आपका यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज निकला ये सिर्फ इतना ही दूरी तक, इस स्ट्रिप का जो एरिया है भाई उससे वहीं तक निकला है। लेकिन हम लोग को भाई क्योंकि इंटरनल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज निकालना है, इसका मतलब क्या, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा होगा, है ना, ये पूरा इंटरनल फ्लक्स लिंकेज आएगा। क्योंकि भाई ये जो अंदर वाला आपने कंडक्टर कंसिडर किया है जिसके अंदर आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट क्या करेगा, ऐसे इस तरीके का लूप बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, है ना, मतलब अंदर ही अंदर लूप बनाएगा भाई। तो हम लोग का ये टोटल इंटरनल फ्लक्स आएगा, फ्लक्स लिंकेज यहाँ तक निकालना है मेरे को, समझे, ये पूरा निकालना है। तो इसलिए क्या करेंगे कि भाई हम लोग का एक छोटे से स्ट्रिप के कारण यानी dx थिकनेस तक का जो मेरा फ्लक्स लिंकेज इतना आया, तो भाई मेरे को पूरा देखना, तो क्या करना, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से ले कहाँ तक करना पड़ेगा, 0 से लेकर के, 0 मतलब क्या, इसका एक्सेस, समझिए ये x था, है ना, और ये r था। अब भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, आप ये जो पूरा का पूरा x रेडियस का आपने जो सर्कल कंसिडर किया था, एरिया कंसिडर किया था, अब भाई मैं इससे छोटा भी तो ले सकता था, समझ रहे बात को, मैं इससे छोटा रेडियस का भी ले सकता था। मान लेते मेरा
x1 है और x1 जो है मेरा बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू x के मुकाबले, है ना। फिर कहीं इतना छोटा भी ले सकता था या फिर कहिए इससे भी छोटा ले सकता था, समझ रहे। तो जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम लोग देख सकते थे, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा इंटरनल फ्लक्स, समझ रहे बात को। अगर आप ये वाला ले रहे हैं x मीटर का तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं, अगर आप ये वाला लेते तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना पड़ता आपको फ्लक्स लिंकेज, है ना। इसका मतलब क्या, आपको अगर इंटरनल फ्लक्स लिंकेज चाहिए तो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज कहाँ से लेना पड़ेगा, इस सेंटर से लेकर के चलना पड़ेगा, नहीं 0 से लेकर के r तक देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि भाई इस सेंटर पे भी क्या हो सकता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा हो सकता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन के चलते इस छोटे से सर्कल के अंदर भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इसके कारण भी क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, उसके कारण क्या यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज आ रहा होगा, समझ रहे बात को। तो आपको इंटरनल फ्लक्स लिंकेज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा ऑरिजिन से यानी 0 से लेकर के r तक एक तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसीलिए यहाँ पे टोटल इंटरनल फ्लक्स लिंकेज चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना है आपको 0 से लेकर r तक, समझे। और इसका इंटीग्रेशन करें तो पूरा पूरा नेट यानी जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू था, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब देखिए जो था वैसे लिख दिया गया है। इसमें जो कांस्टेंट है भाई म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट जो बह रहा है वायर के अंदर वो कांस्टेंट है ना, 2 पाई कांस्टेंट है। उसके बाद r जो रेडियस है मेरा, है ना, ये कांस्टेंट है। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यू, क्योंकि भाई एक्स ही वेरिएबल है ना, अभी जस्ट समझाया मैंने आपको। एक्स क्या है, मेरा वेरिएबल है, क्योंकि एक्स अगर आप देखिए एक्स आप कुछ भी मान सकते थे ना। एक्स अगर आप इतना छोटा लेते तो ये भी एक्स हो जाता, ये सर्कल लेते तो ये एक्स हो जाता, ये लेते तो ये एक्स हो जाता, है ना। तो एक्स मेरा वेरिएबल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे छोटे छोटे, समझे। तो एक्स मेरा वेरिएबल है, तो एक्स के टर्म में हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, और इसका लिमिट है भाई 0 से लेके r तक। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जो कांस्टेंट है उसको बाद में पुट कर देंगे, इसका बस इंटीग्रेशन मैं बताता हूँ। क्या हो जाएगा आपका 3 + 1, ये हो जाएगा 3 + 1, तो कितना हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा x का पावर 4/4, और लिमिट पुट कर दिए, कितना हो जाएगा आपका 0 से लेके r तक। तो अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, क्योंकि x मेरा वेरिएबल है, r का पावर 4/4 हो जाएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर दिए, कितना हो जाएगा, ये 0 पुट करेंगे यानी 0 का पावर 4 डिवाइडेड बाई, ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचेगा, ऐसा इंटीग्रेशन यानी इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आएगा, r का पावर 4/4, ठीक है। और ये कांस्टेंट था बाहर में, तो इसको यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन करने के बाद ये आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, r का पावर 4/4। तो r का पावर 4 से r का पावर 4 खत्म हो जाए, क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू आई अपॉन, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा आपका पाई, समझे। तो ये आ गया मेरा इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, नेट इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, नेट इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, ओके। अब भाई अगर मुझे इंटरनल इंडक्टेंस चाहिए होगा, क्योंकि भाई ये फ्लक्स लिंकेज आया, तो अगर इंडक्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को I से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप L इंटरनल निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज को क्या कर दीजिए आप, I से डिवाइड कर दिए। इंटरनल फ्लक्स लिंकेज आपको पता है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 8 पाई है, और I से डिवाइड कर दें तो आई खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ म्यू नॉट ऑन 8 पाई। तो ये मेरा आ गया भाई इंटरनल इंडक्टेंस। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं भाई, इंटरनल इंडक्टेंस आया आपका कितना, म्यू नॉट अपॉन 8 पाई। तो म्यू नॉट का वैल्यू मेरे को पता है कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 8 पाई है, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी जो इंटरनल इंडक्टेंस आया आपका कितना आ गया भाई, 10⁻⁻7 अपॉन 2। ये आ गया आपका एक तरीके से, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, हेनरी पर मीटर, क्योंकि भाई हम लोगों ने पर मीटर जो स्ट्रिप का जो फेरोमैग्नेटिक स्ट्रिप लिया था उसका लेंथ हम लोगों ने 1 मीटर लिया था, ठीक है। तो इंटरनल इंडक्टेंस हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट किया। अब आते हैं भाई हम लोग एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज के ऊपर, और एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज को फिर करंट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्सटर्नल इंडक्टेंस मिल जाएगा। और फिर जब दोनों को जोड़ देंगे, इंटरनल इंडक्टेंस प्लस एक्सटर्नल इंडक्टेंस जोड़ देंगे तो हम लोग को भाई नेट इंडक्टेंस मिल जाएगा, समझे। तो ओवरऑल देखिए, अब हम लोग एक्सटर्नल के ऊपर काम करते हैं। तो एक्सटर्नल के लिए क्या है भाई, कि मेरा वही कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मेरा r रेडियस का। अब मान लेते हैं
इससे एक्स से ले रहे हैं, सेंटर से भाई मान लेते हैं एक्स मीटर की दूरी पे मेरा एक पॉइंट है, पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसी तरीके से एम्पीयर सर्किट लॉ लगाएंगे। तो एक क्या करेंगे, एक इस तरीके का इस पॉइंट को कट करते हुए एक सिमेट्रिकल लूप ले लेंगे जिसको एम्पीयर लूप बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा एम्पीयर सर्किट लूप के हिसाब से। क्या हो जाएगा आपका एच इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब क्योंकि पूरे कंडक्टर को लिया जा रहा है तो पूरे कंडक्टर के लिए एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो एन इंटू आई होता है, ऐसे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं भाई, सीधे सीधे आई लिख देंगे। और इस बार क्योंकि भाई इस लूप के अंदर क्या है, तो पूरा का पूरा कंडक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे जो करंट होगा इस बार क्या होगा, जो इस कंडक्टर के अंदर बह रहा है, तो कंडक्टर के अंदर मेरा आई बह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि भाई बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे बी मेरा कांस्टेंट होगा, यहाँ पे हर जगह क्या हो कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है एक्स है, ये भी एक्स है ना। तो बी कांस्टेंट तो एच भी कांस्टेंट, तो एच मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना। कॉस थीटा, थीटा का मैंने आपको बताया भाई, इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा सर्कुलर लूप मिलेगा, है ना, सर्कल पूरा मिलेगा। ये मेरा कंडक्टर रखा हुआ, करंट बाहर तरफ आ रहा है, यहाँ से ले आता है पी पॉइंट। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो डी एल लेंथ है, स्मॉल डी एल लेंथ, इसका भी डायरेक्शन, तो थीटा अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हर एक पॉइंट पे, है ना। तो कॉस थीटा 0 यानी 1 हो जाएगा। तो एच कांस्टेंट बाहर ले लिया, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डी एल का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, मस्ट बी इक्वल टू आई, इसका करेंगे एच इंटू डी एल क्या हो जाएगा 2 पाई, रेडियस कितना आर, 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू आई। तो यहाँ से एच आ जाएगा आई अपॉन 2 पाई आर। समझ में आया, यही चीज़ किया हुआ यहाँ पे। ओके, सेंटर से x मीटर की दूरी पे h आ गया, i अपॉन 2 पाई x। अब h आ गया तो b निकाल सकते हैं, है ना। x दूरी पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच होता है, h का वैल्यू हम लोग को पता है, तो bx आ जाएगा यहाँ पे। x पॉइंट पे जो b है भाई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई x। ये b आ गया, यही है ना, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई x। तो इस पॉइंट का मेरे को b भी पता चल गया, है ना। अब भाई b पता चल गया तो अगेन क्या करेंगे, अब अगेन यहाँ पे उसी तरीके का एक फेरोमैग्नेटिक स्ट्रिप रखेंगे, जैसा अभी जस्ट समझाया मैंने आपको, उसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट भाई, टोटल सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ओके, ये मेरा कंडक्टर था r रेडियस का, सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस x है, यहाँ का हम लोगों ने इस पॉइंट ये लूप लिया ना, हम लोगों ने ये लूप लिया हुआ था इस तरीके का, इस लूप का हम लोग को b पता चल गया। तो यहाँ पे अब क्या कर दिए, एक स्ट्रिप रख दीजिए, इस स्ट्रिप से 1 मीटर लेंथ मान लेते हैं, l इक्वल टू 1 मीटर है, dx इसका थिकनेस हो जाएगा। तो इससे जो भी क्रॉस करेगा, है ना, मतलब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू एरिया, है ना। तो जो भी एरिया है उसको b से मल्टीप्लाई, तो इस स्ट्रिप के अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो निकल जाएगा। ओके, और ये क्योंकि स्ट्रिप बहुत, इसका लेंथ बहुत छोटा है, तो इससे सीधी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फ्लक्स मिलेगा इसके थ्रू ये भी बहुत छोटा मिलेगा, इसको हम लोग d बोलेंगे। ओके, तो यही है जो d मिलेगा, क्या हो जाएगा, b इंटू डी एक्स कर देंगे। इसका एरिया अभी जस्ट बताया 1 मीटर लेंथ हो इसका, तो एरिया क्या हो जाएगा l यानी 1 इंटू ब्रेथ कितना है dx, है ना। तो ये b इंटू डी एक्स कर दिया, क्योंकि भाई 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, d इक्वल टू b इंटू एरिया होता है, b कितना है भाई, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई x, एरिया का जगह 1 इंटू डी एक्स कर देना, 1 लिखना कोई मतलब नहीं, वही आया, है ना। ये आ गया मेरा छोटा सा फ्लक्स इस स्ट्रिप में। अब भाई अगर आप ध्यान से देखें, हम लोग का जो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज होगा, इसमें हम लोग को लिमिट डालना पड़ेगा, है ना। जैसे ये अगर कंडक्टर है भाई, इसके अंदर से अगर आई एम्पेयर फ्लो हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बनाएगा, समझे, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, समझ में आया, पूरा का पूरा इनफाइनाइट, बहुत लंबे दूरी तक बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिप रखा था x डिस्टेंस पे, है ना, तो अगर आप टोटल यानी नेट एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे जो आपका है, आपका भाई देखिए ना, वापस आते हैं हम लोग, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे आइए, ये हम लोगों ने छोटा सा स्ट्रिप का फ्लक्स निकाल लिया, स्ट्रिप के अंदर जितना फ्लक्स जा रहा है वो, है ना। अब मेरे को यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज चाहिए, तो भाई
इस छोटे से फ्लक्स को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या बन जाएगा, ये मेरा साई बन जाएगा ना। साई इक्वल टू क्या होता है, n इंटू 5, समझे। तो n क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, 1 ही है, क्योंकि पूरा कंडक्टर एक तरीके से यूज़ किया जा रहा है, तो मेरा 1 हो जाएगा। तो जो d5 है वही हो जाएगा, यानी जो ये है वही ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि भाई n की जगह यहाँ पे 1 है ना, समझे। n इंटू 5 फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है, n 1 है, तो ओवरऑल जो ये वैल्यू था वही यहाँ पे आ गया, यानी ये मेरा फ्लक्स लिंकेज हो गया इस बार, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज मेरे को कहाँ से कहा, पूरा देखना है, टोटल देखना है, तो क्या करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, क्योंकि भाई एक्सटर्नल की बात हो रही है, तो एक्सटर्नल मतलब क्या, इसके यहाँ से r से लेके यहीं से एक्सटर्नल स्टार्ट हो रहा है ना, इसका सरफेस से स्टार्ट हो रहा है भाई, ठीक है। r से लेकर के इसको इंटीग्रेट करना, r से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि पूरा बाहर तक बनाएगा ये, समझे। अब भाई हम लोग कभी भी इन्फिनिटी तक कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग लिमिट यहाँ पे यानी दायरा एक तरीके से सेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं d1 है, तो इस पॉइंट पे यानी इस पॉइंट पे एक लूप बना लीजिए इस तरीके का, ठीक है। और एक मान लेते भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है मेरा d2 है। अब क्योंकि मेरा इनफाइनाइट वायर है ये, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो ये मत सोचिएगा भाई ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट नीचे, सीधी सी बात है यार। इसको अगर आप देखेंगे, इनके बीच का अगर आप नेट फ्लक्स लिंकेज देखना चाहते हैं, तो भाई पॉइंट यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे, ये इसी के बराबर हो जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा, समझे। तो हमें यहाँ पे दायरा एक तरीके से सेट करना पड़ता है भाई, तो उसको यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं, कहाँ से कहाँ तक देखना चाहते हैं हम लोग, d1 से लेके d2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट की जगह हम लोग पूरा d1 से लेके d2 तक अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा। जो कांस्टेंट है μ0 i कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2π कांस्टेंट है, बाहर आ गया, हम लोग यहाँ पे 1/x और इसका दायरा क्या है d1 से लेके d2 तक, और ये हो जाएगा dx। क्लियर हो गया। तो भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log बेस ही x हो जाएगा, log बेस ही x हो जाएगा, ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है। क्लियर हो गया, याद रखना आपको। तो भाई और इसका लिमिट पुट कर देंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक, d1 से लेकर d2 तक, और log बेस ही को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं, ठीक है, ln बोला जाता है। log बेस ही नहीं लिखना तो ln लिखेंगे सीधे सीधे। तो इसका अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा log बेस e और ये हो जाएगा x, इसको सीधे सीधे ln लिख देता हूँ भाई, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट d1 से लेके d2 तक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट अगर आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका μ0 इंटू आई अपॉन 2π, ये हो जाएगा आपका log बेस e, x का क्या लिख दूँ d2 और माइनस, फिर क्या हो जाएगा log बेस e और ये क्या हो जाएगा d1 हो जाएगा। और log का प्रॉपर्टी पता होना, जब माइनस है तो माइनस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है भाई। क्या हो जाएगा आपका, इधर लिखता हूँ थोड़ा, ये हो जाएगा आपका μ0 इंटू आई अपॉन 2π log बेस e, ये हो जाएगा आपका d2 अपॉन d1, समझे। तो ये आ गया मेरा इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, सॉरी एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज कहाँ से लेकर कहाँ तक, d1 से लेके d2 तक। और इस log बेस e को ऐसा ना लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं भाई ln d2 अपॉन d1। क्लियर हो गया। तो ये मेरा आ गया फ्लक्स लिंकेज जो कि एक्सटर्नल है। अब एक चीज़ और समझिए, भाई, अगर आप इसको, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज L चाहिए, एक्सटर्नल इंडक्टेंस चाहिए भाई, तो एक्सटर्नल इंडक्टेंस के लिए क्या करेंगे भाई, फ्लक्स लिंकेज को हम लोग I से डिवाइड कर देंगे। तो उसको आप I से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे I से I खत्म हो जाएगा, समझे ना, नीचे से I खत्म हो तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो मेरा इंडक्टेंस आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा I से डिवाइड करने पे इंडक्टेंस आ जाएगा, क्या एक्सटर्नल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, μ0 इंटू I तो खत्म हो गया अपॉन 2π, ये हो जाएगा ln, ये हो जाएगा d2 अपॉन d1, समझे। d2 जहाँ पे क्या है, बड़ा वाला रेडियस था, d1 क्या है, छोटा वाला रेडियस। समझ में आया। आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, μ0 का वैल्यू का डाल देते हैं 4π इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2π, और ये हो जाएगा आपका ln d2 अपॉन d1। तो भाई 2π है ना, पाई से पाई खत्म, ये तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा l एक्सटर्नल 2 इंटू 10⁻⁻7 ln d2 अपॉन d1। अब यहाँ पे समझने वाली बात है भाई कि मैंने इंटरनल
इंडक्टेंस भी निकाल लिया, एक्सटर्नल इंडक्टेंस भी निकाल लिया। अब टोटल इंडक्टेंस अगर मेरे को चाहिए एक सिंगल वायर के चलते तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम लोगों ने जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया, फिर एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जैसे भाई देखिए इंटरनल कहाँ से लेकर कहाँ तक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, जो कि x था मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरनल निकाल लिया। अब जो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज निकाला था भाई, ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक D1 माना और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने D2 माना, है ना। तो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज जो है मेरा, इस दायरे का निकाल करके हम लोगों ने इंडक्टेंस निकाला था। लेकिन भाई मेरे को यहाँ पे अगर नेट इंडक्टेंस चाहिए तो इंटरनल प्लस यहाँ से मेरे को मेजर करना पड़ेगा एक्सटर्नल, समझे। हम लोगों ने तो एक लिमिट यानी एक दायरे में का निकाला ना अभी, समझ में बात। तो दोनों इंडक्टेंस आप कैसे जोड़ सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, समझे। तो नेट इंडक्टेंस अगर आपको चाहिए तो भाई ठीक है, इंटरनल इंडक्टेंस तो आपने कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, एक्सटर्नल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल में जो हम लोगों ने भाई फ्लक्स लिंकेज निकाला है, ये लिमिटेड दायरे का D1 से लेके D2 तक निकाला है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा एडिट करते हैं। हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया फ्लक्स लिंकेज, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज क्या था भाई, यहाँ पे देखिए म्यू नॉट, यहाँ पे लिखता हूँ म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई ln, अब इसको लिखते हैं log बेस ई, ये क्या था D2 अपॉन D1 था, यही था ना। तो अगर मुझे भाई पूरा सरफेस से चाहिए, एक्सटर्नल मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, D तक चाहिए, तो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यही ना एक्सटर्नल होगा, समझ रहे बात को, इतना ही एक्सटर्नल है। यहाँ से लेके यहाँ तक यही एक्सटर्नल होगा पूरा का पूरा, समझ रहे बात को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देते, कहाँ से कहाँ तक। भाई जो मेरा स्मॉल डिस्टेंस है क्या है, ये r है, समझे। इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं हम लोग, ये r है, ठीक है, ये अंदर वाला हो जाएगा। तो r, क्योंकि जैसी r हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो r कहाँ, सरफेस पे आ जाएगा। डायग्राम थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, डायग्राम क्लियर कर रहा हूँ भाई। ये अंदर वाला हो गया x रेडियस का, ये मेरा मेन कंडक्टर हो गया r रेडियस का, ठीक है। तो भाई मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल यहीं से स्टार्ट होगा ना, समझ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना r है, और ये मान लेते हैं D तक निकालना चाहता है, तो मेरे को ये एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज चाहिए। तो लिमिट क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, r से लेकर के, और ऊपर में क्या है D2 क्या था, बड़ा वाला था, तो बड़ा वाला कौन सा लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक D है ना। तो ऊपर में क्या होगा, D लिखना पड़ेगा, बड़ा वाला जो लेंथ है D है, यानी ज़्यादा दूरी वाला जो पॉइंट है, और D1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, R। क्लियर हो गया, क्योंकि R जैसी आप पुट करेंगे, कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाना है, तो D तक जाना है, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा। इसको फिर करंट से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इंडक्टेंस बन जाएगा, जो कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई log बेस ई, ये हो जाएगा D अपॉन R, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल आ गया, और पहले हम लोगों ने इंटरनल निकाल लिया था, तो दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L इंटरनल प्लस L एक्सटर्नल। अब देखिए जो मेरा इंटरनल आया भाई, इंटरनल कितना आया था, 1 मिनट, इंटरनल कहाँ गया भाई हम लोग का, नहीं, जो इंटरनल आया था यह था म्यू नॉट अपॉन 8 पाई प्लस एक्सटर्नल कितना है भाई, एक्सटर्नल अभी जस्ट हम लोग लिखा, इसका वैल्यू डायरेक्ट अभी लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई log बेस ई D अपॉन R। दोनों को ऐड कीजिए, म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 8 पाई प्लस 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई, ln लिख देते हैं डायरेक्ट D अपॉन R। तो भाई इसका वैल्यू बताया था मैंने आपको, कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10/7 अपॉन 2 प्लस इसका ही बताया था हमारे, पाई से पाई खत्म हो जाएगी, कितना 2 इंटू 10⁻⁻7 ln, ये हो जाएगा D अपॉन R, है ना। अब अगर यहाँ पे देखें, अगर कॉमन लेते हैं भाई,
क्या कॉमन ले, 10⁻⁻7 कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई बताइए, 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2ln, ये हो जाएगा d/r। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, नेट इंडक्टेंस हो गया, किसके कारण, एक सिंगल वायर के कारण, या फिर कहिए एक सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। और क्योंकि ये किस में है, हेनरी पर मीटर के हिसाब से। ओके, तो यही अगर आप बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे भाई, तो बुक में आपका फाइनली यहाँ पे निकाल करके लिखा गया है, यही है आपका, एक सिंगल कंडक्टर के कारण जो इंडक्टेंस आता है ये इतने के बराबर। ओके, यही है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, मैच कर लीजिए, है ना। ये 1/2 बाहर में है, 10⁻⁻7 1/2 प्लस 2ln ब्रैकेट में है d/r। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये है, बस ln की जगह log बेस ही d/r है। d जहाँ पे क्या है आपका, मेन कंडक्टर से सेंटर से आपका जो बाहर जहाँ तक देखना है, और ये r क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दायरे का, क्लियर हो गया। तो ये हो गया भाई इंडक्टेंस, किसके लिए, सिंगल वायर के लिए, सिंगल कंडक्टर के चलते जो आता है वो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करते हैं भाई, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ भाई, मैं इस इक्वेशन में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वही रहेगा, है ना। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, जो मेरा नेट इंडक्टेंस है भाई एक सिंगल वायर के चलते, क्या हो जाएगा भाई बताइए, ये बाहर में 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाले 2 को अंदर ले लेते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा log बेस ई d/r। यहाँ पे ln लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से मैंने मॉडिफाई कर लिया। अब भाई देखिए यहाँ पे ये जो 1/4 है ना, 1/4 को अगर आप कैल्सी में डालेंगे, पता नहीं कैल्सी है या नहीं, एक मिनट भाई, कैल्सी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, 1/4 का वैल्यू कितना होता है भाई, 0.25, है ना। तो यहाँ पे कैल्सी में देखिए 1/4 का वैल्यू है 0.25, सही बात है। अब अगर मैं वही इसको मैं ऐसे लिखूं, एक मिनट, देखिए कैल्सी मैंने क्या लिखा है, e का पावर -1/4, इसको अगर आप कैल्सी में इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एक मिनट भाई, यहाँ पे आइए ना, बुक के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज होता है। तो ऊपर में क्वेश्चन क्या है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला इक्वेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताया भाई, है ना। ये यहाँ पे लिखा है 2 × 10⁻⁻7 1/4 प्लस log बेस d/r, ठीक है। यानी इस इक्वेशन में बाहर में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया गया। अब देखिए इसको क्या किया गया है, यहाँ पे हम लोग आते हैं थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। हम लोग भाई ये जो 1/4 है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है 0.25 होता है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप कैल्सी में log बेस ई मतलब कैल्सी में ln बोला जाता है भाई, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिख के दिखाता हूँ मैं, ln, और ये हो जाएगा e टू द पावर -1/4। देखिए माइनस नहीं, सिर्फ 1/4 इस तरीके से लिखा गया भाई, है ना। ln यानी log बेस ई, फिर e का पावर 1/4, इसको आप कैल्सी में डालिएगा तो कितना आ गया, 1/4 के बराबर आ गया, है ना। 1/4 कहना मतलब 0.5 के बराबर। तो ये कि 1/4 को आप इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं log बेस ई e का पावर 1/4 से। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग का ये वाला जो टर्म था वैसे का वैसे रहने दिया। अब भाई क्योंकि हम लोग पता है log बेस ई, ये भी log बेस ई है ना। तो log में क्या होता है, ऐड है, तो दोनों क्या हो, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बाहर में जैसा था वैसा का वैसे रहने देते हैं। दोनों क्या हो जाएगा, log बेस ई
और ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा e⁴ 1/4 इंटू d/r, है ना। और ये जैसे था वैसे का वैसे ही चलते आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो e⁴ 1/4 है इसको हम लोग नीचे ले आते हैं भाई, तो ये हो जाएगा log बेस e, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1 माइनस यानी e⁻⁻1/4, है ना, पावर नीचे है तो माइनस आ जाएगा d/r, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई अगर आप कैल्सी में e⁻⁻1/4 लिखेंगे, e⁻⁻1/4 लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है e⁻⁻1/4 इक्वल टू क्या है 0.7788। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 0.7788, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7, ये हो जाए भाई log बेस e, ये हो जाएगा d/r और r के साथ क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए 0.7788। क्लियर हुआ यहाँ पे पॉइंट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से r × 0.77, जैसे आपने पावर फैक्टर पढ़ा होगा भाई, तो पावर फैक्टर का मतलब क्या था, फैक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई, एक मिनट, जैसे हम लोग को पता है कि भाई पावर इक्वल टू है VI cos phi, तो VI क्या होता है, एपरेंट पावर होता है, ठीक है। तो cos phi मतलब जैसे 0.8 है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पावर इक्वल टू एपरेंट पावर का कितना 0.8 का मतलब क्या, सिर्फ 80% ही आपको क्या मिलेगा, एक्टिव पावर देखने को मिलेगा। तो भाई जैसे हम लोग मान लेते हैं R जो था मेरा 10 सेंटीमीटर था, यानी कंडक्टर का जो एक्चुअल रेडियस था ये 10 सेंटीमीटर था, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और अभी आपने थोड़ा मॉडिफाई करके क्या कर लिया, R इक्वल टू कितना आ गया भाई बताइए, अभी कितना है R × 0.7788, है ना। इसको तो क्या पहले R 10 था, 10 गुना अगर आप 0.7788 करेंगे तो इसका वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। यानी इस बार R क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई ये जो R × 0.7788 आया है ना, इसको हम लोगों ने एक नया नाम दे दिया है, यहाँ पे लिखता हूँ R × 0.7788, इसको हम लोगों ने R' नाम दे दिया, एक नया नाम दे दिया, ठीक ना, जो कि R' कितने के बराबर है, R का यानी एक्चुअल रेडियस का इतना टाइम्स। क्लियर हो गया। तो इस पूरे टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पूरे टर्म को हम लोग R' से रिप्लेस कर सकते हैं, R' से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लाया गया है, जो सिंगल वायर का इंडक्टेंस आएगा भाई 2 × 10⁻⁷ log बेस e d/r', जहाँ पे r' का वैल्यू क्या है आपका, r' का वैल्यू आप सीधे सीधे लिखेंगे R × 0.7788। क्लियर हो गया। तो ये भाई हम लोगों ने इंडक्टेंस कैलकुलेट किया है सिंगल वायर के चलते। आगे हम लोग बात करते हैं, और अब यहाँ पे देखिए जो r' है ना, इस r' का यहाँ पे एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं GMR, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, ठीक है। ये क्या होता है इस पे धीरे धीरे आपको आगे में समझ में आएगा, पेशेंस रखिए, अभी तो भाई स्टार्ट ही हुआ है। तो मेरा सिंगल वायर का क्या हो गया, एक तरीके से इंडक्टेंस हो गया, ठीक है, टोटल इंडक्टेंस हो गया। अब हम लोग भाई कल बात करेंगे सिंगल फेज के चलते। सिंगल फेज अगर आपके पास है, सिंगल फेज मतलब क्या, एक इनकमिंग वायर होगा और एक आउटगोइंग वायर होगा, है ना, उसके चलते आपका इंडक्टेंस कितना आएगा वो देखेंगे। फिर 3 फेज में हम लोग एंटर कर जाएंगे। पहले आपको फीडबैक देना भाई ये समझ में आया नहीं आया।